दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की पहली राष्ट्रीय यात्रा पर है। अपनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने व्हाइट हाउस से राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की, लेकिन 2024 में उनको टक्कर देने के लिए पटना में विपक्ष का यह सम्मेलन इसलिए जरूरी नहीं है कि इसमें 21 विपक्षी पार्टियां शामिल हो रही है। ऐसा अतीत में भी हुआ है, बल्कि इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस बार इसमें वे लोग भी शामिल होंगे जिन्होंने पहले कांग्रेस को लेकर आपत्तियां जताई थी, उसका विरोध भी किया था। लेकिन असली सच्चाई तो ये है दोस्तों कि विपक्ष के पास ऐसा कोई चेहरा ही नहीं है जो नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सके। यही विपक्ष की सबसे कमजोर कड़ी है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ। आप देख रहे हैं जनता की आवाज। कांग्रेस को इस मीटिंग में शामिल करने के लिए पटना में विपक्षी दलों के सम्मेलन का समय 12 जून से बदलकर 23 जून कर दिया गया। समय परिवर्तन के कारण जो भी रहे हो, तब से अब तक गंगा में बहुत पानी बह चुका है। कांग्रेस अब वह ताकत नहीं रही जो पहले हुआ करती थी, और वही पार्टियां जो इसके खिलाफ तब एकजुट हुई थी, आज 2024 में भाजपा के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ने की तैयारी के लिए इससे जुड़ना चाह रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी 23 जून को पटना में विपक्षी सम्मेलन में शामिल होने जा रहे हैं। कांग्रेस के बिना भाजपा के खिलाफ विपक्षी एकता पूरी नहीं होती, यही कई क्षेत्रीय दल मानते हैं, और जो कि किसी हद तक सच भी है। वैसे दोस्तों, बैठक के लिए तैयारी चरम पर है। फिलहाल पटना की सड़कों पर कब्जा करने वाले लोगों को ही गायब कर दिया गया है और उनकी जगह हरियाली वाले ताजा गमले सजा दिए गए हैं। होर्डिंग बोर्ड से मेहमानों का स्वागत पूरे पटना की सड़कों पर हो रहा है। एयरपोर्ट से सरकारी गेस्ट हाउस, सीएम आवास से वीरचंद पटेल पथ, इनकम टैक्स, डाक बंगला होकर गांधी मैदान तक ऐसी सजावट देखने को मिल रही है। गुरुवार से कई नेता आने भी लगेंगे और शुक्रवार सुबह तक सभी आ भी जाएंगे। बैठक में प्रधानमंत्री पद को लेकर मन में सभी के रहेगा, पर बोलेगा कोई नहीं, यह भी लगभग तय है। विपक्षी दलों के बीच राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस पीएम पद को लेकर क्या समझौता करेगी, यह इस पोस्टर से साफ दिख रहा है। बिहार विधानसभा के सामने एक विधायक ने पोस्टर लगाकर कांग्रेस के नंबर 1 नेता राहुल गांधी को भावी प्रधानमंत्री घोषित कर दिया है। हालांकि उन्होंने यह ध्यान नहीं दिया कि कोर्ट के आदेश के बाद राहुल गांधी की सांसदी तक जा चुकी है, और जो आदमी सांसद भी नहीं बन सकता वो पीएम क्या बनेगा। अंधभक्त हर पार्टी में है। इसका एक नमूना और आपको दिखाते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संस्थापक अरविंद केजरीवाल भावी प्रधानमंत्री है, लेकिन यह हम नहीं, आपके समर्थक जता रहे हैं। 23 जून को जुट रहे देश भर के 1.5 दर्जन से ज्यादा विपक्षी दलों के प्रमुख नेता यह पोस्टर देखते हुए गुजरेंगे। जिस रूट से विपक्षी नेताओं की गाड़ियां गुजरेंगी, वहां यह पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में केजरीवाल को भावी प्रधानमंत्री बताया गया है। इतना ही नहीं, बल्कि इस पोस्टर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सीधा हमला करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी तस्वीर लगाई गई है। इस तस्वीर के साथ स्लोगन भी लिखा है, ना आशा है ना विश्वास है, संभल कर रहना देश के लोगों, ये नीतीश कुमार है। मोदी जी का खासम खास है। बिहार में आम आदमी पार्टी का सदन के अंदर कोई वजूद नहीं है। ऐसे में विपक्षी दलों की बैठक के दरमियान इन पोस्टरों से किरकिरी तय है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं विपक्ष का 2024 मूल मंत्र और एजेंडा। गैर भाजपा दलों को 2019 में 62% वोट मिले थे। विपक्षी नेताओं को मालूम है कि 2024 में जहां तक संभव हो अधिक से अधिक लोकसभा क्षेत्रों में भाजपा के खिलाफ विपक्ष का एक संयुक्त प्रत्याशी खड़ा किया जाए। यही है विपक्ष का मूल मंत्र, कार्यक्रम और एजेंडा। वास्तव में और कुछ मायने नहीं रखता, लेकिन अच्छे इरादों के बावजूद ऐसा कहना आसान है, करना मुश्किल। अगर पार्टियों में मतभेद होता है तब तो यह और भी मुश्किल है। स्पष्ट रूप से विपक्ष को भाजपा द्वारा अपनाई जा रही रणनीति से अलग रणनीति अपनानी होगी, जो उसे बड़ी जीत दिलाएगी।
जाहिर है विपक्षी दलों को फूंक फूंक कर कदम रखना होगा। मसलन भाजपा के पास मोदी के रूप में एक शक्तिशाली और लोकप्रिय नेता है। विपक्ष के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो मोदी को टक्कर दे सके और अधिकांश दलों को स्वीकार्य हो। निश्चित रूप से चुनाव से पहले तो नहीं ही। यही विपक्ष का कमजोर बिंदु है। हालांकि राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा से काफी लोकप्रियता हासिल की है, पर कई क्षेत्रीय दलों को वह स्वीकार्य नहीं होंगे। इसलिए विपक्ष को अपनी कमजोरियों को उजागर करने के बजाय अपनी ताकत का इस्तेमाल करना होगा। यदि उन्हें सरकार बनाने लायक सीटें मिलती हैं, तो चुनाव के बाद नेता चुना जा सकता है। चुनावों के दौरान लोगों की आर्थिक कठिनाइयों को मुद्दा बनाने से फर्क पड़ सकता है। हालांकि भाजपा के पास भी कई चालें होंगी। उसके पास लोगों को लुभाने के लिए कई चीजें हैं, जैसे सितंबर को दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के जरिए वह यह साबित कर सकती है कि भारत विश्व गुरु बन रहा है और दुनिया के तमाम नेता इसके दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। या जनवरी 2024 में अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन और बहुत कुछ। लोकसभा चुनाव में 3 तरह के निर्वाचन क्षेत्र है। करीब 200 सीटें ऐसी है जहां कांग्रेस का सीधा मुकाबला भाजपा से है। दूसरी ऐसी सीटें हैं जहां क्षेत्रीय दलों का मुकाबला भाजपा से है और तीसरे वर्ग में वैसी बहुत सी सीटें हैं जहां कांग्रेस के खिलाफ क्षेत्रीय पार्टियां हैं। दोस्तों, आखिर में सब कुछ इस पर निर्भर करेगा कि विपक्षी पार्टियां आमने सामने की लड़ाई को कितनी गंभीरता से लड़ती है। इसके लिए एक एक निर्वाचन क्षेत्र में कठिन परिश्रम की आवश्यकता होगी। इन प्रयासों को शरद पवार जैसे वरिष्ठ नेताओं के समर्थन की जरूरत होगी, जो गड़बड़ियों को दूर कर सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि पटना सम्मेलन में विपक्षी एकता की बेहतरीन तस्वीर सामने आएगी। लेकिन असली सवाल यह है कि वहां इकट्ठा होने वाले विपक्षी नेता किस हद तक ऐसा तंत्र बनाने में सक्षम होंगे जो जमीनी स्तर पर एकता को प्रदर्शित करे। दोस्तों, विपक्षी एकता की बैठक और पीएम पद की दावेदारी पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज।